नमस्कार, भारत 24 में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ महिमा सिंह कंवर। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने की। इस बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तो बनी ही, दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष ने अपने कार्य गिनाए और आगे भविष्य में पार्टी की मजबूती के लिए किए जाने वाले कामकाज का ब्यौरा भी दिया। साल 2024 के आम चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और इस बैठक को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और गुजरात विधानसभा चुनाव में एक और जहां आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे, तो वहीं पर मतदान से पहले पार्टी में दरार की खबरें सामने आने लगी है। अमरेली में पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और किसान नेता रमणीक भाई बल्धा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। दरअसल उन्हें धारी विधानसभा सीट से चुनाव में उम्मीदवार बनाने का वादा किया गया था, लेकिन टिकट नहीं दिया गया। इससे नाराज रमणीक भाई बल्धा ने पार्टी के किसान नेता पद से इस्तीफा दे दिया। यही नहीं, उन्होंने पार्टी के खिलाफ अपना गुस्सा भी उतारा और पार्टी में इस तरह की गतिविधियों को पार्टी के लिए खतरनाक भी बताया। पाक साफ राजनीति करने का दावा करने वाले अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के गुजरात प्रमुख गोपाल इटालिया के खिलाफ 17 मामले चल रहे हैं। इसका खुलासा उन्होंने खुद नामांकन भरते समय चुनाव को दिए अपने शपथ पत्र में किया है। गोपाल इटालिया इस बार सूरत की कतारगाम सीट से चुनावी मैदान में है। शनिवार को नामांकन दाखिल करने के दौरान उन्होंने जो एफिडेविट दिया है उसके मुताबिक उनके पास सिर्फ 5 लाख रुपए है और उसके खिलाफ अपशब्द बोलने, हवाई फायरिंग करने जैसे करीब 17 मामले दर्ज किए गए। इटालिया ने नागरिकों की कानूनी समस्याओं को हल करने के लिए भी काम किया है। इस दौरान उन्होंने कई गांवों का दौरा किया। जून 2020 में गोपाल इटालिया ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और आम आदमी पार्टी गुजरात के प्रदेश उपाध्यक्ष का पद संभाला। उसी साल 12 दिसंबर को पार्टी ने इटालिया को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। गोपाल इटालिया गुजरात में आम आदमी पार्टी के प्रमुख चेहरा हैं। और गुजरात चुनाव में भरूच जिले की अंकलेश्वर विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही नहीं बल्कि 2 सगे भाइयों के बीच भी चुनावी जंग चल रही है। जी हां, इस सीट पर मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह पटेल बीजेपी से चुनाव लड़ रहे, तो दूसरी तरफ उनके भाई विजय सिंह पटेल उनके खिलाफ कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। आप इस रिपोर्ट को देखिए। राजनीति क्या नहीं कराती, 2 सगे भाइयों में भी फूट डाल देती है। ऐसा ही कुछ हुआ भरूच जिले के अंकलेश्वर विधानसभा सीट पर। 2 सगे भाई आमने सामने हो गए। छोटा भाई बीजेपी का मौजूदा विधायक है, तो कांग्रेस ने इसी सीट से बड़े भाई को टिकट देकर मुकाबले को रोचक बना दिया। एक तरफ कमल छाप के साथ ईश्वर सिंह पटेल हैं, तो दूसरी तरफ पंजा निशान के साथ विजय सिंह पटेल। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह पटेल को 5वीं बार टिकट दिया है, तो बीजेपी के गढ़ को तोड़ने के लिए कांग्रेस ने उन्हीं के बड़े भाई को उम्मीदवार बना दिया। हमें जो कांग्रेस समिति ने जो सुझाव दिया है और हमको उम्मीदवारी करने का मौका दिया है, सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करता हूं। जो चुनाव हो रहा है मेरे सामने, मेरे भाई बीजेपी से उम्मीदवार है। मैं इनके साथ 40 साल रहा, उनको जिताता रहा। अब की बार में मेरे सामने आया है। ज़मीनी लेवल पे मैंने काम किया है। सब छोटे समाज के और गरीब लोगों के साथ मैंने काम किया है। वो तो दिल्ली, अहमदाबाद, गांधी रहता था, मैं यहाँ लोकल पे मैं रहता था। लोकल जो पब्लिक है उनके साथ मेरे घरों का नाता है। सब पब्लिक मेरे साथ है और मैं 25,000 वोटों से जीतूंगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। उधर बीजेपी उम्मीदवार ईश्वर सिंह पटेल अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने अंकलेश्वर सीट पर बड़े भाई विजय सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाने को कांग्रेस की कुटिल चाल बताया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पहले भी अंकलेश्वर सीट पर जीतने के लिए उनके चाचा को टिकट देकर परिवार में फूट डालने का प्रयास कर चुकी है, लेकिन उसे सफलता कभी नहीं मिली, न ही मिलने वाली है। उनका दावा है कि मोदी का करिश्मा चलेगा और 75,000 से भी अधिक वोटों से उनकी जीत होगी। ये पहली बार नहीं है। पहले मैं 2002 की बात कर रहा हूँ।
तो ये मेरे अंकल एक्स एमएलए थे और 2002 में मेरे सामने कांग्रेस में से प्रत्याशी होकर आए थे। मैं एकदम जूनियर था, मुझे पॉलिटिक्स क्या है वो भी मालूम नहीं थी, कार्यकर्ता लोगों के साथ भी घर वो नहीं था। तो 2002 में मैं 36,000 वोटों से मैं जीता था मेरे काका के सामने, और वो तो मेरा भाई है। ये बार मैंने 20 साल जो काम किया है और सभी कार्यकर्ता के साथ जो संबंध बनाया है और सभी गाँवों के अंदर जाके लोगों के साथ संपर्क में रह के जो भी समस्या थी उनका हल करने का मैंने प्रयत्न किया है और काम भी पूरा किया है। तो मैं इस साल 75,000 से ज़्यादा वोटों से मैं जीतने वाला हूँ। बहरहाल भरूच की अंकलेश्वर सीट पर लड़ाई दिलचस्प मोड़ लेने वाली है, क्योंकि परिवार के लोग और रिश्तेदार प्रचार में बटे दिखाई देंगे। लेकिन सबकी निगाहें इस बात पर टिकी रहेंगी कि आखिर जीत किसे मिलती है। मौजूदा विधायक ईश्वर सिंह का जलवा बरकरार रहेगा या फिर परिवार को विजय सिंह के रूप में एक नया विधायक मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। गुजरात विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही नजारा जामनगर उत्तर की सीट पर देखने को मिल रहा है। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया, तो कांग्रेस ने रिवाबा की ननद और प्रदेश महिला मोर्चा की मंत्री नयनबा जडेजा के हाथ में रिवाबा के खिलाफ चुनाव प्रचार की कमान दे डाली। अब भाभी और ननद के बीच प्रचार जंग छिड़ चुकी है। रविंद्र जडेजा की बहन नयनबा जडेजा को कांग्रेस से टिकट मिलने की उम्मीद थी, लेकिन आखिरी वक्त में कांग्रेस ने विपेंद्र सिंह जडेजा को टिकट दे दिया। उनके प्रचार की जिम्मेदारी नयनबा जडेजा को मिल चुकी है। ऐसे में ननद और भाभी अब आमने सामने आ चुकी है। जब ने जो कैंडिडेट सिलेक्ट किया है उनको ऐसा लगता है कि हमारा की प्लेयर है, पर हमें ऐसा नहीं लगता कि वो ऐसे इतने बड़े की प्लेयर है। वो वीक है और डेफिनेटली भाजपा ये सीट हार रही है। हमने पहले भी कहा था और हम अभी भी इसी स्टेटमेंट पे अड़े हुए हैं कि कांग्रेस ये सीट जीत रही है। कल जो फॉर्म मैं जा रही हूँ फॉर्म भरने के लिए, तो वो मेरे हस्बैंड है रविंद्र सिंह जडेजा, वो मेरे साथ रहेंगे और आने वाले दिनों में भी प्रचारक के तौर पे भी वो मेरे साथ रहेंगे। और भारत 24 गुजरात की हर सीट का विश्लेषण आपको दिखा रहा है। ये विश्लेषण चुनाव एक्सपर्ट डॉक्टर कुमार गणेश ने भारत 24 के लिए किया। आज हम आपको अहमदाबाद जिले का विश्लेषण दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि किस सीट पर क्या हालात है। बता दें आपको, अहमदाबाद में कुल सीट है 21 और देखिए बीजेपी के पास कुल 17 सीटें, कांग्रेस पार्टी के पास 4, अदर्स के पास 0। अब आपको अहमदाबाद जिले की सीट के बारे में बताते हैं, आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर कुमार गणेश ने किस सीट पर क्या विश्लेषण किया है। बता दें आपको कि विश्लेषण के मुताबिक विरमगाम कांग्रेस के पास, साणंद भाजपा के पास, घाटलोडिया बीजेपी के पास, वेजलपुर भी भारतीय जनता पार्टी के पास, वटवा बीजेपी के पास, एलिस ब्रिज बीजेपी के पास और नारायणपुरा भी बीजेपी के पास। निकोल की बात की जाए तो देखिए विश्लेषण ये है कि ये भी भाजपा के पास होगी। नरोडा बीजेपी। अब बात की जाए ठक्कर बापा नगर की, तो ये भी बीजेपी के पास। बापू नगर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का दबदबा नजर आया और अमराईवाड़ी की बात करें तो यहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है। दरियारपुर की बात करें तो बीजेपी। जमालपुर खाड़िया की अगर हम जानकारी आप तक पहुंचाए, यानी कि इसका विश्लेषण है भाजपा। मणिनगर की बात करें बीजेपी, दाड़ी लीमड़ा की बात करें बीजेपी और साबरमती भी भाजपा के पास, असारवा बीजेपी और डस्ट्रोई भी बीजेपी के पास, धोलका बीजेपी। तो देखिए एक एक करके आपको जानकारी सबकी हम दे रहे हैं और धुंधका जो कि आखिरी है वो भी कांग्रेस पार्टी के पास है। तो विरमगाम की जानकारी हमने आपको दी, सीटवार विश्लेषण हमने आप तक पहुंचाया। साल 2017 में ये सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। कांग्रेस के लाखाभाई भीखाभाई बरवाड़ ने ये सीट जीती थी। इस बार बीजेपी ने खेला है मास्टर स्ट्रोक, विरमगाम से हार्दिक पटेल को उतारा है मैदान में। पहले कांग्रेस में हार्दिक पटेल थे और पटेलों के गढ़ में हार्दिक को टिकट बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक कहीं ना कहीं माना जा रहा है। अब बात करेंगे साणंद की। साणंद गृह मंत्री अमित शाह के लोकसभा गांधीनगर में आता है और देखिए पहले कांग्रेस का गढ़ साणंद था। साल 2017 में बीजेपी की जीत हुई। बीजेपी नेता कन्हूभाई करमशी पटेल को ये यहां से जीत मिली थी। फिर कांग्रेस से बीजेपी में वो शामिल हुए थे और उसके बाद की जानकारी आपको दें कि इस बार भी बीजेपी ने कन्हूभाई पटेल पर फिर से भरोसा जताया है।
तो इसकी जानकारी, इस सीट की जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब घाट लोडिया की बात अगर करें तो देखिए, गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल की सीट ये है। साल 2017 में इसी सीट से निर्वाचित हुए थे भूपेंद्र भाई पटेल। साल 2022 यानी कि इस बार की अगर बात करें तो इस सीट से वो फिर से चुनाव लड़ रहे हैं। घाट लोडिया ने दिए हैं गुजरात को 2 सीएम। साल 2012 में इसी सीट से आनंदीबेन पटेल को जीत मिली थी और इस बार देखिए कौन है चुनावी रण में, इसकी जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अब बात करेंगे वेजलपुर की। बीजेपी के सामने इस अजेय किले को बचाने की चुनौती काफी बड़ी है, काफी ज्यादा है। साल 2017 में बीजेपी के खाते में ये सीट गई थी। बीजेपी उम्मीदवार किशोर बापूलाल चौहान को यहां से जीत मिली थी। इस बार बीजेपी ने अमित भाई धीरजलाल ठाकर को पर भरोसा जताया। इस सीट की जानकारी हमने आपको दी। बटवा, अब बटवा की बात करते हैं। बीजेपी की परंपरागत सीट ये बटवा है। पिछले 3 चुनावों से बीजेपी ने ये सीट जीती है। गुजरात के गृह राज्य मंत्री प्रदीप सिंह जडेजा यहीं से निर्वाचित हुए। हालांकि इस बार प्रदीप सिंह चुनाव नहीं लड़ रहे, इसके बावजूद बीजेपी की इस सीट पर जीत पक्की कहीं ना कहीं मानी जा रही है। एलिस ब्रिज की बात करेंगे। बीजेपी की एक और परंपरागत सीट है एलिस ब्रिज। 1995 में इसके बाद से लगातार इस सीट पर भाजपा का कब्जा था। साल 2017 की बात की जाए तो इस सीट से राकेश भाई शाह को जीत मिली थी और इस बार बीजेपी के टिकट पर अमित भाई पोपट भाई शाह मैदान में है। नारायणपुरा, बात नारायणपुरा की अब करेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का गढ़ ये है। इस सीट से साल 2012 में अमित शाह निर्वाचित हुए थे। साल 2017 में बीजेपी के कौशिक भाई जमुना दास पटेल को जीत यहां से मिली। साल 2022 की बात की जाए तो बीजेपी से जितेंद्र भाई रमन भाई पटेल मैदान में है। चलिए बात करते हैं निकोल की और देखिए, साल 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी ये सीट। बीजेपी के जगदीश भाई विश्वकर्मा पांचाल यहां से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी की ये सीट सुरक्षित मानी जा रही है। इलाके में ठाकुर और पाटीदार मतदाता काफी ज्यादा है। साल 2022 की बात की जाए तो बीजेपी से जगदीश भाई विश्वकर्मा मैदान में। अब बात करेंगे नरोडा की। साल 2017 में बीजेपी के वल्लभ भाई गोबर भाई काकड़िया यहां से निर्वाचित हुए थे। पिछले 3 चुनावों से नरोडा से बीजेपी का परचम उन्होंने लहराया। साल 2022 में बीजेपी से पायलबेन मनोज कुमार कुकरानी मैदान में। और अब देखिए, चुनावी मैदान में सबसे युवा प्रत्याशी पायलबेन ही है। 30 वर्षीय पायल रूस से डॉक्टरी की पढ़ाई करके वापस लौटी हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अमित शाह, लाइव तस्वीरें आपको फिलहाल हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें फिलहाल देखिए आपकी टीवी स्क्रीन पर। भारत 24 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आपने देखा, उनके समर्थन में कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है। भारत माता की जयकार। आज दिल्ली में देखिए बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक हुई है। इस बैठक की अध्यक्षता पार्टी के केंद्रीय संगठन मंत्री बीएल संतोष ने की। इस बैठक में गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तो बनी ही, लेकिन दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर भी चर्चा की गई। इस बैठक में बीजेपी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष ने अपने कार्य गिनवाए और आगे भविष्य में पार्टी की मजबूती के लिए किए जाने वाले कामकाज का ब्यौरा भी दिया। साल 2024 की बात की जाए तो देखिए, साल 2024 के आम चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है और इसीलिए ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी मानी जा रही है। तो आपको बता दें कि ये बैठक यहाँ पर हुई है। चलिए अब आपको फिर से हम गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर के बातचीत, जैसा कि हमने विश्लेषण आपको बताया, वो विश्लेषण हम दोबारा से आपको बताएं। ठक्कर बापा नगर की बात करते हैं। बीजेपी की परंपरागत सीट है। साल 2017 में बीजेपी के वल्लभ भाई काकड़िया ने यहां से सीट जीती थी। इस बार बीजेपी ने कंचनबेन विनुभाई रादड़िया को मैदान में उतारा है। चुनाव में ट्रैफिक जाम से निजात सबसे बड़ा मुद्दा। बात बापू नगर की करेंगे। साल 2017 चुनाव में ये सीट कांग्रेस के झोली में गई थी। साल 2017 में कांग्रेस नेता हिम्मत सिंह प्रहलाद पटेल यहां से निर्वाचित हुए थे। बापू नगर सीट पर पाटीदार मतदाताओं का दबदबा है। बीजेपी से इस बार दिनेश सिंह राजेंद्र सिंह कुशवाहा मैदान में। अमराईवाड़ी की बात करेंगे। साल 2017 में बीजेपी ने ये सीट जीती थी। बीजेपी के हसमुख भाई सोमा भाई पटेल यहां से निर्वाचित हुए थे। साल 2012 में हसमुख भाई की इस सीट पर जीत हुई थी और
साल 2019 उपचुनाव में भी बीजेपी के जगदीश पटेल ही यहां से विजयी हुए थे। तो देखिए पार्टी का दबदबा, बीजेपी का दबदबा इस सीट पर। अब बात करेंगे दरियारपुर की। साल 2017 में कांग्रेस के खाते में सीट गई। कांग्रेस के शेख गयासुद्दीन हबीबुद्दीन यहां से निर्वाचित हुए थे। पिछले 2 चुनावों से इस सीट पर कांग्रेस पार्टी का कब्जा। साल 2007 में ये सीट काजीपुर के नाम से जानी जाती थी और बीजेपी ने इस सीट पर इस बार कौशिक भाई जैन को मैदान में उतारा। अब बात जमालपुर खाड़िया की करेंगे। इस सीट पर बीजेपी का दबदबा है। साल 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस सीट पर कांग्रेस पार्टी की जीत हुई थी। कांग्रेस विधायक इमरान यूसुफ भाई खेड़ावाड़ा यहां से निर्वाचित हुए थे। लंबे समय बाद इस सीट पर कांग्रेस को जीत मिली थी और बीजेपी ने इस बार भूषण भाई भट्ट को मैदान में उतारा। एआईएमआईएम के मैदान में होने का फायदा बीजेपी को यहां पर मिल सकता है। बात मणिनगर की। प्रधानमंत्री मोदी की परंपरागत सीट। इस सीट से पीएम मोदी 2002, 7 और 2012 में निर्वाचित हुए थे। साल 2017 में इस सीट से बीजेपी विधायक सुरेश पटेल की जीत हुई। इस बार बीजेपी ने अबुल भाई भट्ट को चुनावी रण में उतारा। मणिनगर सीट पर बीजेपी की जीत लगभग तय मानी जा रही है। दाढ़ी लीमड़ा की बात करेंगे। साल 2017 में कांग्रेस ने सीट जीती। 1975 में इस सीट पर कांग्रेस का वर्चस्व। कांग्रेस के शैलेश मनहर भाई परमार यहां से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी से इस बार नरेश कुमार शंकरलाल व्यास चुनावी रण में है। साबरमती की बात कर लेते हैं। इस सीट पर पिछले 2 दशक से बीजेपी का दबदबा। साबरमती सीट पर पाटीदार वोटरों का काफी ज्यादा दबदबा है। ओबीसी वोटर्स भी साबरमती सीट पर निर्णायक है। साल 2017 में बीजेपी ने सीट में जीत हासिल की थी और बीजेपी नेता अरविंद कुमार गेंडा भाई पटेल यहां से निर्वाचित हुए थे। बीजेपी ने इस बार हर्षद भाई पटेल को चुनावी रण में उतारा। असारवा की बात करें तो बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। वर्तमान में गुजरात कैबिनेट मंत्री प्रदीप भाई परमार यहां से विधायक बने। बीजेपी ने इस बार दर्शनाबेन वाघेला को चुनावी रण में उतारा। 10 क्रोई की बात कर लेते हैं तो चलिए बीजेपी की परंपरागत सीट इस सीट को कहा जाता है। इस सीट पर ठाकुर और पाटीदार वोटरों का काफी ज्यादा दबदबा। बीजेपी के बाबू भाई जमुना दास पटेल यहां से विधायक है और कड़वा पाटीदार समाज के कद्दावर नेता है बाबू भाई पटेल। पिछले 3 चुनावों से इस सीट पर बाबू भाई की जीत लगातार होती आई है। इस बार भी बीजेपी ने बाबू भाई जमुना दास पटेल पर ही फिर से भरोसा जताया। धोलका बीजेपी का मजबूत किला है। साल 2017 में यहां से बीजेपी नेता भूपेंद्र सिंह मनुभा निर्वाचित हुए थे। इस बार भूपेंद्र सिंह ने चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था और बीजेपी ने किरीट सिंह सरदार सिंह डाभी को चुनावी रण में उतारा। बात धंधुका की कर लेते हैं। अहमदाबाद जिले का ग्रामीण इलाका, ग्रामीण सीट ये है। इस सीट पर कोली पटेलों का दबदबा काफी ज्यादा है। साल 2017 में कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, यहां से सीट पर कब्जा किया था। साल 2017 में कांग्रेस नेता राजेश कुमार हरजी भाई गोहिल यहां से निर्वाचित हुए थे। इस बार बीजेपी के टिकट पर कालू भाई डाबी चुनावी रण में है। और गुजरात चुनाव के लिए प्रचार को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारियां जोरों पर है। पार्टी के लिए उम्मीदवार तय करने के बाद अब जीत के जातीय समीकरण बनाने में जुटी पार्टियां चुनावी मैनेजमेंट को लेकर भी काफी ज्यादा सक्रिय हो चुकी है। बीजेपी और कांग्रेस से लेकर आम आदमी पार्टी तक ने चुनाव के दौरान हवाई यात्रा के लिए विमानों की एडवांस बुकिंग अब शुरू कर दी। चुनाव प्रचार के लिए नेता भरेंगे उड़ान। पहले से बुक किए जेट और हेलीकॉप्टर्स हवा में उड़ाएंगे करोड़ों रुपए। गुजरात चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राजनीतिक दलों ने जोर शोर से प्रचार शुरू कर दिया है और उम्मीदवारों ने वोटरों से संपर्क साधना तेज कर दिया है। वहीं राजनीतिक दलों के बड़े नेता भी गुजरात दौरे पर आने की तैयारी में हैं। मतदान की तारीखें नजदीक आने के साथ ही नेताओं के चुनावी दौरे भी बढ़ते जाएंगे। चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस या फिर आम आदमी पार्टी, कोई प्रचार में पीछे नहीं रहना चाहता। इसके लिए पहले से ही जेट विमानों और हेलीकॉप्टर्स की बुकिंग कर दी गई है। राजनीतिक दलों ने जेट, टर्बोक्रॉप समेत 9 चार्टर्ड एयरक्राफ्ट
6 ट्विन इंजन अगस्ता हेलीकॉप्टर्स अहमदाबाद, मुंबई और दिल्ली में 25 दिनों के लिए पहले से ही बुक कर लिए हैं। जेट विमान प्रति घंटे के 2 से 4 लाख रुपए लेते हैं, जबकि टर्बोक्रॉप इंजन वाले विमान 1.40 लाख रुपए और ट्विन इंजन वाले हेलीकॉप्टर 3 से 3,75,000 रुपए के हिसाब से बुक किए गए हैं। अनुमान है कि 1 महीने के हवाई प्रचार के लिए राजनीतिक पार्टियां 100 करोड़ रुपए हवा में उड़ाएंगी। इलेक्शन में राजनीतिक दलों द्वारा एडवांस बुक किए गए चार्टर्ड विमानों की कमी होगी। इस दौरान दूसरे किसी व्यक्ति या पार्टी को चार्टर्ड विमान की जरूरत पड़ी तो उन्हें प्रति घंटे 25 से 50,000 रुपए ज्यादा किराया चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। बीजेपी ने 25 दिनों के लिए AW139, AW109, VTOXF और MD900 मॉडल के विमान बुक किए हैं। वहीं कांग्रेस ने भी 25 दिनों के लिए AW139 और हेलीकॉप्टर बुक किए हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 25 दिनों के लिए हॉकर जेट और हेलीकॉप्टर्स बुक किए हैं। इस बार चुनाव काफी महंगा होने जा रहा है। राजनीतिक दलों को उड़ान तो महंगी पड़ेगी ही, फ्लाइट की हैंडलिंग भी कम खर्चीली नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक एक फ्लाइट की हैंडलिंग पर लगभग 30,000 रुपए खर्च होंगे, जिसमें GA टर्मिनल 1 टाइम चार्ज, लाउंज उपयोग टैक्स समेत विभिन्न खर्च शामिल है। खैर, सत्ता की लड़ाई में ये खर्चे मायने नहीं रखते, लेकिन निर्वाचन आयोग की नजर तो इन खर्चों पर रहेगी ही। गुजरात विधानसभा चुनाव का बिगुल बजते राजनीतिक दलों के लिए युद्ध स्तर पर झंडे, बैनर, पोस्टर्स बनाए जा रहे हैं। गुजरात में इस बार कांग्रेस और बीजेपी के साथ ही आम आदमी पार्टी भी चुनावी रण में है। इससे आम आदमी पार्टी की ओर से झंडे, बैनर और पोस्टर की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में सूरत से सभी पार्टियां झंडा, पोस्टर और बैनर बनवा रही है। सबसे ज्यादा ऑर्डर आम आदमी पार्टी के मिल रहे हैं। चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है, किस प्रकार के आपने कौन से पक्ष के बैनर वो सब? चुनाव की तैयारी तो हमारी 6 महीने पहले से तैयारी थी। बाकी बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, जो अभी गुजरात में पार्टी चल रही है उसकी तैयारी है। आइटम बनाने में हमने साड़ी है, टी शर्ट है, ब्रोच है, मंगलसूत्र है, अंगूठी है, फैंसी दुपट्टे हैं, कटआउट है, होल्डिंग, तोरण। इस बार कैसे गिराकी है? गिराकी चल ठीक है, गिराकी कोई इतनी जोर की भी नहीं है। बाकी ये ठीक है, 15 तारीख बाद थोड़ी गिराकी निकलेगी अच्छी। आम आदमी पार्टी इस बार आई है तो उनको की हाँ, उनकी कौन सी चीज़ें और कौन सी ज़्यादा मांग है? उनका तो केवल दुपट्टा, झंडा, टोपी, 3 आइटम में उनका ज़्यादा। और कांग्रेस में ऑल चीज़ है मेरे पास, जो भी चीज़ मांगे कांग्रेस में, जैसे भाजपा का आइटम है इतना ही कांग्रेस का आइटम है। खबर राजस्थान से जुड़ी हुई। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीजी फेस्ट में पहुंचे, जहां पर उन्होंने संबोधन के दौरान राजस्थान के विकास की बात करते हुए कहा, राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। अभी जो हमारे CEO आए हुए हैं भारत सरकार के, IT के, वो कह रहे राजस्थान सबसे आगे निकल रहा है देश के अंदर। क्योंकि पहले बेंगलोर या हैदराबाद की सिटीज में प्राइवेट सेक्टर ने बहुत आगे बढ़े, प्रगति करी है, पर जो पब्लिक सेक्टर के अंदर या जो संस्थाएं बन रही राजस्थान में, उससे जो बच्चे निकलेंगे कोर्स करके, वो बच्चे भी कोई देश दुनिया के अंदर नाम कमाएंगे अपना। तो हमें गर्व होना चाहिए कि राजीव गांधी का सपना साकार हो रहा है। तो चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। कल फिर वापस लौटेंगे कुछ और सीट्स का विश्लेषण लेकर। आप बने रहिए भारत 24 के साथ।